यह कहानी है उस युग की जब न कोई भाषा थी न कोई नाम, बस था इंसान और उसका अस्तित्व। उत्तराखंड के पर्वतों में छिपा है एक रहस्य, ऐसा इतिहास जो पत्थरों पर उकेरा गया, ऐसी गुफाएं जो सभ्यता के पहले कदमों की गवाह बनी। यह वही धरती है जहां आदिमानव ने अपने अस्तित्व की कहानी लिखी थी। अल्मोड़ा जनपद की इन रहस्यमयी उडियारों में आज भी सांस लेती है हजारों साल पुरानी सभ्यता की छाप। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आर्य विष्ट। तैयार हो जाइए समय के उस सफ़र पर चलने के लिए जहां इतिहास बोलता है पत्थरों की जुबान। यह है अल्मोड़ा जनपद भाग 2, प्रागैतिहासिक गुफाओं का रहस्य। दोस्तों, अल्मोड़े की गुफाओं को पढ़ने से पहले आपको बेसिक बातों का आइडिया होना चाहिए। यदि आपने भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया है और उसमें पाषाण काल का अध्ययन किया है तो ये लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन जो छात्र अभी नए हैं, अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, इस अल्मोड़े की गुफाओं को पढ़ाने से पहले कुछ बातों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास की डेफिनेशन। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास की डेफिनेशन। सबसे पहले दोस्तों किसकी डेफिनेशन जानेंगे? इतिहास की डेफिनेशन। तो दोस्तों इतिहास तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा इतिहास। तो दोस्तों इति का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए इतिहास जो शब्द बना है, इति का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऐसा ही। इति का अर्थ दोस्तों क्या होता है? ऐसा ही। और इसमें बच्चों जो ह आया है इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। ह का अर्थ दोस्तों क्या होता है? निश्चित रूप से। ह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। और आस का अर्थ दोस्तों यहाँ पर होता है, आस का अर्थ होता है था। आस का अर्थ होता है था। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। और अब इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हैं वही दोस्तों क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और वैसे दोस्तों आप जानते हैं विश्व का प्रथम वास्तविक इतिहासकार किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। दोस्तों इसको इतिहास का जनक, दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? हाँ बताइए दोस्तों, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्ट्रीज, जिसमें यूनान ईरान के युद्ध का इन्होंने रोचक वर्णन किया हुआ है। दोस्तों इतिहास की डेफिनेशन बहुत सी विद्वानों ने दी है। एक डेफिनेशन जो मुझे बहुत पसंद है, जर्मनी के दार्शनिक हैं हीगेल, उनकी परिभाषा है, हम इतिहास से यही सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कोई सबक नहीं लेता। वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो दोस्तों अभी हमने जाना इतिहास की परिभाषा। इतिहास यानी बीते समय की कहानी, इंसानों के जीवन, संस्कृति और विकास की कहानी होती है। तो दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल, द स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पाषाण काल की जानकारी मुख्यतः प्रस्तर अर्थात पत्थर के औजारों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। पाषाण काल का समय दुनिया में दोस्तों एक समय पर नहीं था, क्योंकि भौगोलिक स्थिति में अंतर था, हर जगह जलवायु में अंतर था। कुछ जगहों पर जलवायु खेती और बसने लायक था, कुछ जगह पृथ्वी बहुत ठंडी थी,
और कुछ जगह पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही थी। इसलिए दोस्तों पाषाण काल का जो ड्यूरेशन है वो अज्ञात से 3000 BC तक आप ले सकते हैं। यह ग्लोबली आप देखते हैं पाषाण काल का ड्यूरेशन आप 25 लाख BC से 3000 BC ले सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको BC के बारे में समझा देते हैं। वैसे तो दोस्तों हम इस चैप्टर का जो अध्ययन है भारत के प्राचीन इतिहास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको जो छात्र नए हैं, बिगनर हैं, उनको हम उनको AD और BC में अंतर समझा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको AD और BC समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ईसा मसीह की जो कल्पित जन्म तिथि है 1 ईस्वी मानते हैं। जो 1 ईस्वी ये ईसा मसीह की क्या है, कल्पित जन्म वर्ष है। ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले का समय ये कल्पित तिथि मानी जाती है ईसा मसीह के जन्म की, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जिसको हम ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं। 1 ईस्वी से 1 साल पहले दोस्तों क्या हुआ, कौन सा वर्ष आएगा, 1 BC। ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले 1 BC। ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पहले 5 BC। तो दोस्तों BC का अर्थ क्या होता है, BC का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले। तो दोस्तों 100 BC हुआ। ऐसे ही आप दोस्तों आप समझ लीजिए कि मैं पाषाण काल की बात कर रहा था कि जो पूरे विश्व में खासकर यूरोप में जो पाषाण काल लिया जाता है वो लिया जाता है 25 लाख BC पहले। तो आप समझ लो दोस्तों 25 लाख BC पहले लिया जाता है। अब उसके बाद ईसा मसीह की जो जन्म तिथि मैंने आपको बताई थी 1 ईस्वी मानी जाती है, कल्पित जन्म तिथि 1 ईस्वी मानी जाती है। तो अब दोस्तों 1 ईस्वी से 1 साल बाद 1 AD आया, जिसको आप खाली जनरली ईस्वी कहते हैं, 1 ईस्वी। जैसे आप आजकल 2025 भी कह रहे हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद 2025 साल, कितना वर्ष हो गया, 2025 ईस्वी हम लिखते हैं। तो ईसा AD का फुल फॉर्म क्या दोस्तों क्या होता है, एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी। 1 ईस्वी, अब ईसा मसीह के जन्म के 10 साल बाद 10 AD। और यदि हम अभी बात करें दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद कौन सा सन होगा, 2025 ईस्वी होगी। जैसे कि वर्तमान में अभी कौन सा ईयर चल रहा है दोस्तों, जिस समय अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, 2025 चल रहा है अभी। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे AC और BC में अंतर। ईसा मसीह के कल्पित जीवन जो डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है 1 ईस्वी मानी जाती है, उससे 1 साल पहले 1 BC। ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले 100 BC, और 10,000 साल पहले 10,000 BC, और 25 लाख BC का ईसा मसीह के जन्म के 25 लाख साल पहले की गणना की हम बात करते हैं। आजकल जो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार हैं वो BC के बदले में BCE का भी प्रयोग करने लगे हैं। BC के रिप्लेस में दोस्तों किसका प्रयोग कर रहे हैं, BCE। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, BC के बदले में, क्योंकि हर कोई तो ईसाई धर्म के कैलेंडर को फॉलो नहीं करेगा। कई लोग कहेंगे हम ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं या उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार हैं। तो BC के बदले में क्या यूज करने लगे हैं, BCE। और
एडी की जगह वो क्या यूज करने लगे हैं आजकल इतिहास की किताबों में? एडी की जगह ईस्वी के बदले में सी आपको किताबों में दिखता है, एनसीईआरटी किताबों में आपको सी ही का प्रयोग दिखता है। और दोस्तों आजकल भूवैज्ञानिक जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो बीपी का भी प्रयोग करने लग गए हैं। दोस्तों किसका प्रयोग करने लगे? बिफोर द प्रेजेंट। और बिफोर द प्रेजेंट का मतलब है दोस्तों, जैसे 5000 बीपी लिखा रहता है भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा कोई भी पुरानी चीज़ों की यदि गणना आयु का पता करना हो, यदि सपोज दैट दोस्तों 5000 बीपी लिखा है, जो आजकल की नई किताबों में हो रहा है बीपी, तो इसका मतलब हुआ यदि 5000 बीपी लिखा तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 1950 से 5000 वर्ष पहले का समय लिया जाता है। समझ गए होंगे दोस्तों। यदि 5000 बीपी लिखा है, एक बार और क्लियर करते हैं दोस्तों, यदि आपका दोस्तों 5000 बीपी लिखा है तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1950 से 5000 साल पहले, यानी कि आप 5000 में से आप 1950 घटा लीजिए तो आपका 3050 ईसा पूर्व आएगा वो, यानी कि वो घटना कब हुई होगी? 3050 ईसा पूर्व होगी। तो आप क्या करेंगे, 5000 बीपी लिखा है तो 5000 वर्ष में से आप कितना घटा लेंगे? 1950 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 3050 ईसा पूर्व में आएगा दोस्तों। अब दोस्तों 1950 को ही आधार वर्ष क्यों माना गया? क्योंकि कार्बन 14 का प्रयोग विधि का प्रयोग इसी समय से व्यापक रूप से शुरू हुआ था, इसीलिए 1950 वर्ष को क्या माना गया? आधार वर्ष माना गया था। तो बीपी का समय सन 1950 से गिना जाता है, न कि आज की तारीख से नहीं गिना जाता दोस्तों। बीपी का जो बिफोर प्रेजेंट का जो समय है वो 1950 से गिना जाता है। तो यदि आपको दोस्तों, अब दोस्तों इसे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतिहास का काल विभाजन 3 कालखंडों में किया गया है। तो दोस्तों जो अल्मोड़े की जो गुफाएं हैं वो प्रागैतिहासिक काल की हैं। तो मैं दोस्तों आपको पहले बता देता हूँ, इतिहास का जो काल विभाजन है वो 3 कालखंडों में किया गया है। नंबर 1 आप बात करें प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों पहला काल जो इतिहास का है वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कालखंड होता है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा कालखंड दोस्तों है इतिहास का दोस्तों ऐतिहासिक काल। तीसरा कालखंड दोस्तों कौन सा है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड। आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। तो दोस्तों आप जैसा जानते हैं, सबसे पहले हम दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस काल में मनुष्यों को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था। मतलब इंसान को न लिखना आता था न पढ़ना आता था, किसी प्रकार की लिपि और लेखन कला का ज्ञान नहीं था। दूसरा कालखंड आता है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें क्या होता है कि इसकी जानकारी हमें किसके थ्रू मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों के थ्रू मिलती है। अब दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी? इसके अंदर आपके आ जाएंगे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, मृदमांड आदि शामिल किए जाते हैं। तो हमें
तो दोस्तों अभी हमने जाना कि प्रागैतिहासिक काल, पहले हम सब प्रागैतिहासिक काल में इंसान को कोई लिपि का ज्ञान नहीं था। अब दोस्तों हम जानते हैं कोई लिपि का, कोई लेखन कला का ज्ञान नहीं था। यानी कि वह प्रागैतिहासिक काल की जो समस्त जानकारी है उसके लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है दोस्तों? पाषाण उपकरण, गुफाएं, शैलाश्रय, कम मार्क, हड्डियाँ, समाधान, इन सब चीज़ों से हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब दोस्तों कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जिसके अंतर्गत अभी मैंने आपकी बात करी अभिलेख, यदि सिक्के हैं बात के तो ये भी उसी में आते हैं, स्मारक, कोई राजवंशों के सिक्के रहे हैं, स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ, बर्तन, खुदाई के द्वारा जो भी प्राप्त होते हैं, ये सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि पुरातत्वीय साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमें केवल जो जानकारी मिलती है पुरातत्वीय साक्ष्य के आधार में मिलती है, कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पुरातत्व विज्ञान की। तो दोस्तों पुरातत्व विज्ञान क्या है? प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना ही पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। प्राचीन टीलों का, स्मारकों की खुदाई करना और क्रमिक अध्ययन करना उन चीज़ों का, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? पुरातत्व विज्ञान कहलाएगा। और दोस्तों जो लोग खुदाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। तो उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों जैसे अभी हमने जाना कि इस समय इस कालखंड में लेखन कला के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन उनकी लिपि अभी भी गूढ़ है, अपठनीय है, पढ़ी नहीं जा सकी अब तक। तो इतिहास के इस कालखंड को क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसी कालखंड के अंतर्गत आती है। अब बात करेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे, अब किसके बारे में बात करेंगे? हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जिस काल में मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण प्राप्त होता है, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही, साथ में रिटन एविडेंस भी जिसका प्राप्त होता है, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल की लिपि पठनीय भी है, प्रमाणिक भी है, लिपि पढ़ी भी जा सकी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं। और ये जो कालखंड है दोस्तों, पूरे जो मानव सभ्यता का मात्र अभी तक का जो समय गुजरा है, मानव सभ्यता का जो ऐतिहासिक काल चल रहा है, जिसको हम मोस्टली छठी ईसा पूर्व से शुरू करते हैं, छठी ईसा पूर्व से शुरू करते हैं। तो ये कालखंड अभी तक जो समय बीता है इंसान का, मात्र कुल मानव जब से मानव इस धरती पर आ गया प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक, केवल ऐतिहासिक काल का जो यदि हम परसेंटेज की बात करें, मात्र 0.001% ही ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल कितना छोटा है, इसका अंदाज़ा आप इस परसेंट से लगा सकते हैं। तो अधिकांश समय अभी तक हमारा मानव हजारों लाखों साल तक, इसका मतलब दोस्तों गुफाओं में ही रहा है। धीरे धीरे का विकास हुआ। अभी मैं मानव विकास का चरण भी आपको समझाऊंगा दोस्तों, कैसे इंसान के मानव चरण ने प्रगति की। तो दोस्तों सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, जिसमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं, रिटन कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। आदि ऐतिहासिक काल में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, रिटन एविडेंस भी मिलते हैं, लेकिन अभी तक रिटन एविडेंस यानी कि लिखित जो प्रमाण है वो प्राप्त नहीं किए जा सके। और ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित इनकी लिपि भी है, इनकी लिपि पठनीय भी है, इनकी लिपि पढ़ी भी जा सकती है, और इसके आर्कियोलॉजिकल प्रमाण भी हैं, दोनों इसमें मिलते हैं। तो ये काल किसके अंदर आया? ऐतिहासिक कालखंड के अंदर आया दोस्तों। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों
प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डेनियल विल्सन ने 1851 में किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर प्राइमरोज के बारे में बात करते हैं। इन्होंने दोस्तों 1842 में पहला पुरातात्विक साक्ष्य ढूंढ निकाला। कहाँ से दोस्तों? कर्नाटक के रायचूर जिले से। कौन सी जगह दोस्तों? रायपुर जिले में कौन सी जगह पर? लिंगसुगुर नामक कोई जगह है। वहाँ से इनको क्या मिला? पत्थर के बने औजार मिले दोस्तों इनको, और कुछ पत्थर के बने हुए छुरे और तीर और फलक की इन्होंने खोज की। तो दोस्तों ये जो खोज है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल के महत्व को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि पहला कदम। उसके बाद अब वास्तविक कार्य शुरू होता है दोस्तों। सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधानकारी रॉबर्ट ब्रुसफुड ने कब किया था दोस्तों? कब किया था? 1863 में किया था। और भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित खोज करने की वजह से रॉबर्ट ब्रुसफुड को क्या कहते हैं दोस्तों? भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। यानी कि दोस्तों रॉबर्ट ब्रुसफुड को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इनको कहा जाता है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया दोस्तों जिसकी वजह से इनको हम भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं? तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? एज ए भूस वैज्ञानिक श्रृंखला के तौर पर इन्होंने तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिला के पल्लवरम, चेन्नई, इसका पुराना नाम मद्रास है, चेन्नई का पुराना नाम, नगर से किसी खोज की थी? हस्तकुटार की खोज की थी। कब की थी खोज? 13 मई 1863 से। तो पुरातत्व की खोज में जो पहला पुरातत्व प्रमाण है वो क्या है? मानव द्वारा खोजा गया पहला उपकरण वो हैंड एक्स है, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं 1871 की बात करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कि 1861 में सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों? 1861 में भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आधिकारिक स्थापना 1861 में की थी, और यह गठन लॉर्ड कैनिंग के आदेश से हुआ था। तो इसलिए दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को इस समय पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर उस समय बनाया गया था। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ASI बोलते हैं। इसकी स्थापना परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ASI की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? लेकिन दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कार्य वास्तविक रूप से जो कार्य की शुरुआत करी थी दोस्तों वो 1871-72 से शुरू करी थी। 61 के बाद ये गठन तो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में ASI का, लेकिन यह विभाग निष्क्रिय हो गया था उस समय, क्योंकि आपको दोस्तों पता है 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था भारत में 1857 का जो विद्रोह है, जिसको आप भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन विद्रोह कहते हैं, या भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने ज़्यादातर ध्यान राजनीतिक और प्रशासनिक चीज़ों पर स्थिरता लाने पर जोर दिया, और 1861 में उन्होंने पुरातत्व को गैर जरूरी खर्च समझा था। और उस समय ब्रिटिश सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए ASI जैसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फंडिंग रोक दी थी। तो 1865 के आसपास ये पूरी तरह ठप हो गया। 61 से काम थोड़ा बहुत इसने किया, 65 में 1865 में इन्हें काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद 71-72 का समय आता है, 1871-72 का समय आता है। 71-72 में लॉर्ड मियो, जो भारत का उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके आदेश पर
एएसआई ने दोबारा काम शुरू किया और अलेक्जेंडर कनिंघम को फिर से इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया। और फिर 1872 से ही फील्ड सर्वे का काम शुरू हुआ, उत्खनन का काम शुरू हुआ, संरक्षण का कार्य अब शुरू हो गया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि एएसआई का गठन 1861 में हुआ था। वित्तीय और प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ वर्षों तक ये निष्क्रिय रहा। फिर बाद में 71-72 में इसे पुनः संगठित कर सक्रिय रूप से कार्य शुरू कराया गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका दूर हुआ होगा। तो इसीलिए जो सबसे पहले खुदाई जिन्होंने कराई थी उनका नाम आप जाने दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को जाता है। किसको जाता है? भारत में सबसे पहले खुदाई का जो श्रेय जाता है वो दोस्तों किसको जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और उत्तराखंड के पुरातत्व के जनक कौन हैं? H.J. हिनहुड हैं। इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन उत्तराखंड कहा जाता है। इन्होंने क्या काम किया दोस्तों पुरातत्विक क्षेत्र में? इन्होंने 1856 में चंपावत के देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। और इन्होंने क्या खोज निकाले थे चंपावत के जो देवीधुरा मंदिर से के आसपास की जगह से? इन्होंने क्या ढूंढे थे? कप मार्क। तो कप मार्क दोस्तों ये पत्थर शिला है। इसमें जो गड्ढे होते हैं जो आदि मानव बनाया करते थे, अब इसको बनाने के पीछे कोई धार्मिक परंपरा उनकी रही हो या आदि मानव के आपस में दिशा संकेत रहे हों, ये हम पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं कि ये बहुत सारे पत्थर शिलाओं में जो ये गड्ढे बने थे, क्या ये अनाज कोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता था? लेकिन ये बड़ी मात्रा में बने हैं कई बहुत जगहों पर भारत में, अलग अलग जगहों पर। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या ये कोई धार्मिक परंपरा का हिस्सा था या ये आदि मानव के दिशा संकेत थे या कोई धार्मिक उनकी परंपरा थी? ये एक अभी भी शोध का विषय है दोस्तों अब हम जानेंगे कि मनुष्य कैसे बना, यानी ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। बहुत आसान भाषा में इसको हम समझेंगे, एक ट्री डायग्राम के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर ट्री डायग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकॉन्सल की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पहला स्टेप है ह्यूमन इवोल्यूशन का, प्रोकॉन्सल की हम बात करें, ये 25 से 18 लाख वर्ष पहले सबसे पुराना कपी था। इसकी दोस्तों पूंछ नहीं थी, इसकी पूंछ नहीं थी, इसकी नो टेल। ज़्यादा तक ये पेड़ों में रहता था, ट्री ड्वेलर था। यह भी बंदर नहीं बना था और नहीं इंसान, यह कपी था। इसके आगे दो रास्ते निकले, एक बंदर की ओर, एक मनुष्य की ओर। फिर जो प्रोकॉन्सल था, इससे फिर दोस्तों बना डायोपिथेकस, शिवापिथेकस, और उसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण चरण आता है इसका, वो बनता है आगे चलकर रामापिथेकस। तो रामापिथेकस का इवोल्यूशन हुआ कब हुआ? ये 14 से 10 लाख पहले। रामापिथेकस ये जंगल में रहने वाला कपी था। पेड़ पर चढ़ना, फल खाना, कंदमूल खाना, आंशिक रूप से ये 2 पैरों पर चलता था। लेकिन दोस्तों रामापिथेकस कभी मानव नहीं बना। पहले वैज्ञानिक इसी को मानव कड़ी के रूप में देखते थे। बाद में पता चला डीएनए टेस्ट के द्वारा ये ओरंगटान के ज़्यादा करीब है। लेकिन मानव विकास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है रामापिथेकस। ये मानव नहीं बना, ये जंगलों में ही रहा। और दूसरा उसके बाद जो आया दोस्तों, उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 40 लाख साल पहले आया।
यहाँ से बड़ा बदलाव हुआ दोस्तों। इंसान की जो कहानी हुई शुरू हुई दोस्तों, ये कहाँ से शुरू होती है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। यहीं से बड़ा बदलाव हुआ है जब धरती की जलवायु बदली, जंगल कम होने लगे और घास वाले खुले मैदान बनने लगे, जैसे अफ्रीका में सवाना घास के मैदान। तभी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो जंगल छोड़कर जंगलों मैदान की तरफ ही आ गया और दो पैरों पर चलने लगा। अब ये फल, शिकार, औजार का प्रयोग करने लगा। मनुष्य की ओर पहला कदम किसका था दोस्तों? किसका था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, एक शाखा रामापिथेकस थी जो जंगल में रही और दूसरी शाखा जो मैदानी क्षेत्रों में आई। और इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद दोस्तों आया दोस्तों होमो इरेक्टस। दोस्तों कौन आया? होमो इरेक्टस दोस्तों। अब बना दोस्तों होमो इरेक्टस। 20 लाख साल पहले ही बना। सीधी कमर, होमो इरेक्टस आप देख रहे हैं दोस्तों, सीधी कमर। आग का प्रयोग इसने सीख लिया था। शिकार और समूह में रहना इसको आ गया था। यही इंसान जैसा दिखने लगा था, बिल्कुल इंसान जैसा ही दिखने लग गया दोस्तों। यहाँ पर पूरी तरह हम जैसा ही दिखने लग गया है। उसके बाद आता है दोस्तों, एक कड़ी और आती है निएंडरथाल की। 3 लाख साल पहले ठंडी जगहों पर ये रहता था, मजबूत शरीर वाला था, औजार और कला में ये निपुण हो गया था। उसके बाद अगली कड़ी जुड़ती है दोस्तों होमो सैपियंस की। किसकी कड़ी जुड़ती है दोस्तों? होमो सैपियंस की, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन, जिसमें सोचने की शक्ति की कला का विकास हुआ। जिसमें किसका विकास हुआ? सोचने की शक्ति कला का विकास हुआ। भाषा और समाज का निर्माण इसमें हुआ। आज का मानव है दोस्तों ये। उसके बाद जो लास्ट जो यही इंसान जो है बाद में क्या बना? क्रो-मैग्नन। यह जीव फ्रांस में क्रो-मैग्नन नामक एक गुफा में मिला था। और एक गुफा चित्र का नाम, क्रो का मतलब होता है स्थान और मैग्नन का अर्थ होता दोस्तों गुफा। तो क्रो-मैग्नन जो गुफा का जो मानव था, ये हमारी ही शुरुआत थी। इसी से होमो सैपियन बना। और हम जो आज जो होमो क्रो-मैग्नन था, यही गुफा में रहता था और यही चित्रकारी था। मतलब क्रो-मैग्नन को आप इस रूप में देखिए, जो होमो सैपियन का जो अगला रूप है वो क्रो-मैग्नन था। और इसी ने गुफा और चित्रकारी शुरू की और इसी जीन्स और स्पेसीज से मॉडर्न होकर हम आधुनिक मानव बने हैं। तो दोस्तों आपको मानव के विकास का क्रम समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, अब हम अपने टॉपिक पर यहाँ पर आ गए हैं। जो हमारी अल्मोड़ा उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है, उसमें हम अल्मोड़ा जनपद पार्ट 2 के अंतर्गत आपको आज इसी क्रम में जो हम मानव का इतिहास आपको समझा रहे थे, उसी क्रम में हम आपको अल्मोड़ा जनपद पार्ट 2 के अंदर अल्मोड़ा जनपद में जो आने वाली जो गुफाएं हैं, जो शैलाश्रय हैं, उनके बारे में आज आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लखु उडियार गुफा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लखु उडियार गुफा अल्मोड़ा नगर से लगभग कितना किलोमीटर दूर है दोस्तों? ये 15 किलोमीटर दूरी पर है। और अल्मोड़ा जागेश्वर मोटर मार्ग जो है NH 309A बाड़ीछना के पास दलबंडी के पास ये दोस्तों लखु उडियार गुफा पड़ती है। और दोस्तों आपको बहुत जुड़ जाना एग्जाम की दृष्टि से कि लखु उडियार गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों याद रखिए परीक्षा दी, स्याल नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर MP जोशी ने, यानी कि डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने लखु उडियार गुफा की खोज की थी। तो दोस्तों यहाँ आप चित्रों में देख सकते हैं, ये लखु उडियार की इमेज है। और यहाँ पर जो इसकी जो इसमें जो मुख्य रंगों का प्रयोग, 3 रंगों का प्रयोग दोस्तों इसमें हुआ है। इसमें दोस्तों कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? 3 रंगों का प्रयोग दोस्तों इसमें हुआ है। और कौन से 3 रंग हैं आप दोस्तों देखेंगे? जैसे चट्टान की जो सतह है, सबसे पहले श्याम ब्लैक रंग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद कथई लोहित रेड ओर का प्रयोग इसमें हुआ है। और उसके बाद इसमें हुआ है श्वेत रंग का प्रयोग। 3 कलर का प्रयोग जो दोस्तों यहाँ की चित्रकारी में हुआ है। सबसे पहले काला, कथई लोहित जिसको हम रेड ओर बोलते हैं, और फिर श्वेत रंग का प्रयोग इसमें हुआ है।
तो दोस्तों इस गुफा की खोज कब हुई थी एमपी जोशी द्वारा? 1968 में हुई थी। लघु गुफा की खोज कब हुई थी? 1968 में हुई थी। इसका जो मुख्य मार्ग यदि आप देखें, यदि कभी आप लघु उड्यार गुफा जाना चाहें तो अल्मोड़ा से कसार देवी होते हुए पेटसाल के बाद आपका लघु गुफा उड्यार आएगा बाड़ीछाना के बिल्कुल पास में, फिर बाड़ीछाना जागेश्वरधाम, और वहाँ से रूट कहाँ को निकल जाता है दोस्तों? पिथौरागढ़ को निकल जाता है। यहाँ पर जो अतिरिक्त अन्य जो खोज की यशवंत सिंह कटोच ने 1982 ईस्वी में सर्वेक्षण में इस जलाशय में 7 मानव आकृतियों की उपस्थिति की खोज की थी दोस्तों। कितने मानव आकृतियों की खोज हुई दोस्तों? यहाँ पर 7 मानव आकृतियों की खोज किसने की थी? यशवंत सिंह कटोच ने। कब की थी दोस्तों? 1982 में की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों? यहाँ पर शैल कला के प्रकार हैं, एक तो चित्र बनाए जाते हैं, एक उत्कीर्ण करे जाते हैं, और ये मूर्ति कला का उदाहरण है दोस्तों। अब शैल चित्र, शैल उत्कीर्ण और मूर्ति कला। अब तो दोस्तों जो ये लघु उड्यार गुफा है ये कैसा दिखाई देता है? नागफनी आकार का है। किस आकार का है दोस्तों? नागफनी आकार की गुफा है। और इस तरह की गुफा, इसकी जो तुलना की जाती है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से इसकी तुलना की जाती है। भीमबेटका से इसकी तुलना की जाती है दोस्तों। तो कोई पूछ सकता है कि दोस्तों परीक्षा में कि लघु उड्यार गुफा की तुलना किससे की जाती है? तो भीमबेटका से की जाती है। और तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जो लघु गुफा में जो हमें जो पेंटिंग मिली है, रॉक शेल्टर पेंटिंग है, ये एक शैलाश्रय है दोस्तों। ये अब जैसे आपने इमेज में यहाँ पर देखा दोस्तों, ये एक शैलाश्रय है, पत्थर का एक शैलाश्रय है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो चित्रकारी दोस्तों हुई है, जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए दोस्तों जो आपको ध्यान देना है, मुख्य वस्तु सामूहिक नृत्य। एक तो दोस्तों किस नदी के किनारे बसाया है? किस नदी के किनारे ये लघु उड्यार गुफा है? सुयाल नदी के तट पर है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर सामूहिक नृत्य, ग्रुप डांसिंग करते हुए मनुष्यों को यहाँ पर दिखाया गया है। यह आदि मानव के सामाजिक समन्वय और उत्सवों को दर्शाता है। और उसके बाद आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर किस चीज़ का चित्रण हुआ है? यहाँ पर आपको मानव आकृतियों का चित्रण इस गुफा में हुआ है, पशु आकृतियों को और शिकार के रंगीन चित्र इसमें दिखाए गए हैं। उसके बाद नर्तक मंडली में दोस्तों, लघु उड्यार की नर्तक मंडली में 2 प्रमुख समूह में विभाजित किया गया है, और इसमें 34 मानव आकृतियाँ मिली हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ है? लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? भीमताल में है। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ऋषिधर मठपाल ने की थी। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1983 में हुई थी। परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि 34 मानव आकृतियाँ मिली हैं। पंक्ति में हाथ पकड़े हुए नृत्य करते हुए ये चित्र यहाँ पर लघु उड्यार गुफा में बने हैं। और एक चित्र में तो आपको 34 मानव आकृतियाँ हैं जो एक पंक्ति में हाथ पकड़े हैं, और दूसरी पंक्ति में 28 मानव आकृतियाँ अलग से हैं। या दूसरी पंक्ति है, यहाँ पर भी लोग नृत्य कर रहे हैं। तो एक 34 की पंक्ति है जिनमें मानव आकृतियाँ डांस नृत्य कर रही हैं, दूसरी 28 मानव आकृतियाँ हैं जो एक पंक्ति में नृत्य कर रही हैं। तो लघु उड्यार में अलग अलग चित्र मिलते हैं, इसलिए लघु उड्यार को उत्तराखंड की शैल चित्रों का संग्रह कहते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लघु उड्यार में अलग अलग चित्र मिलते हैं, इसलिए लघु उड्यार को उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रह कहते हैं। तो आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रह किसे कहते हैं? तो लघु उड्यार गुफा को कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो चित्र बने हैं दोस्तों लघु उड्यार गुफा में, हिरण के चित्र इसमें बने हैं, लोमड़ी के, भेड़िए के, जंगली सुअर, थूथन वाले जानवर हो गए। एक दोस्तों यहाँ पर लघु उड्यार में बहु पैर वाली छिपकली जैसी आकृति बनी है। छिपकली तो नहीं है, छिपकली जैसी आकृति बनी हुई, और छोटे पक्षी यहाँ पर बनाए गए हैं। 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए भी दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न दोस्तों यहाँ पर मिले हैं, जैसे चित्रों में आपको सीधी रेखाएं मिल जाएंगी, कुछ लहरदार रेखाएं दोस्तों मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब लहरदार रेखाएं जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ लहरदार रेखाएं आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप आप देख रहे हैं। तो लहरदार आकृतियाँ भी आप यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर मिल जाएंगी दोस्तों आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आयताकार पैटर्न और डॉट्स भी, आयताकार पैटर्न बने हैं, डॉट्स भी बहुत ज़्यादा बने हैं, और इनको सब क्या कहा जाता है दोस्तों? टेक्टिफॉर्म कहा जाता है।
इतिहास की भाषा में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? टेक्टिफॉर्म इसको कहा जाता है। तो अब दोस्तों ये लखुडियार गुफा को उत्तराखंड, सब जब उत्तराखंड बना नहीं था तब उत्तराखंड बनने से पहले तत्कालीन 1992 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश ने राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसको राज्य संग्रही इमारत घोषित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसे राज्य संग्रही इमारत कब घोषित किया था? लखुडियार गुफा को 1992 में घोषित किया गया। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य गठन के बाद ये लखुडियार जो शैलाश्रय है ये उत्तराखंड के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया और उत्तराखंड राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन ये आ गया। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे फड़कनौली, चुंगी घर के पास में दोस्तों। इसके खोजकर्ता यशोधर मठपाल हैं। खोज वर्ष कब है दोस्तों फड़कनौली का? 1985। तो ये पूरी बेल्ट दोस्तों एक ही है, स्याल नदी की ही पूरी बेल्ट है और बिल्कुल पास ही पड़ती है, लखुडियार के पास में पड़ती है ये गुफा भी। तो फड़कनौली दोस्तों ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से जाने वाले मार्ग पर ही है। अल्मोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आप मान के चलिए और लखुडियार गुफा से आप 0.5 किलोमीटर की दूरी पर फड़कनौली पड़ती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से 3 चित्रित शैलाश्रयों एक समूह में दिखाए गए हैं दोस्तों। मैंने बताया भौगोलिक स्थिति क्या है, स्वान नदी के तट पर ही फड़कनौली है दोस्तों, बिल्कुल पास ही में है फड़कनौली गुफा लखुडियार गुफा के। लखुडियार गुफा क्यों कहा गया दोस्तों? वहाँ पर लाखों गुफा हैं। यदि आप उस क्षेत्र में जाऊँगा, अभी तो बहुत सारी गुफाओं की खोज हुई नहीं है, तो लाखों मतलब होता है लाखों, लाखों से मतलब होता है, लाख से मतलब होता है, तो बहुत सारी गुफाएं, तो उन्हीं के समूह को शायद उसका नाम लाखों पड़ा होगा। अभी और उस बेल्ट में और गुफाओं की खोज की जानी बाकी है दोस्तों। अब दोस्तों आगे यहाँ पर मैंने बताया कि जो फड़कनौली है यहाँ पर 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, 3 पेंटेड रॉक शेल्टर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। प्रथम शैलाश्रय में क्या है दोस्तों? एक नागराज के फन आकार के बाहर का निकली हुई जो प्रथम शैलाश्रय है वो नागराज जो फन के समान बाहर को निकली हुई, नागराज का फन करना है दोस्तों, फन के समान बाहर को निकली हुई है। दीवार पर 24 आकृतियाँ बनी हुई हैं जो अब काफ़ी धुल्ली हो गई हैं दोस्तों। फड़कनौली में दोस्तों दूसरा शैलाश्रय, इसकी दीवार में 10 आकृतियाँ बनी हैं दोस्तों। उसके बाद थर्ड शेल्टर हमें मिलता है, यह सड़क के थोड़ा नीचे है, स्वाल नदी के तट पर है। बस ये तीनों ही शैलाश्रय आसपास ही हैं। यह स्थान आवास के लिए बहुत ही उपयुक्त रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पानी और शिकार के लिए बहुत ही सुलभ स्थान होगा, क्योंकि स्वाल नदी पर पशु पक्षी जंगल से लोग जानवर पानी पीने आते होंगे, तो यहाँ पर इंसान को पानी भी उपलब्ध हो रहा है और शिकार भी उपलब्ध होगा, इसलिए हम कह रहे हैं यह स्थान आवास के लिए बहुत ही उपयुक्त रहा होगा। तो फड़कनौली की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण है। सामयिक मानव गति यहाँ पर दिखाई गई है, खासकर पशुचारण इसमें इसका मुख्य विषय है। पशुओं को चराना ये इसका मुख्य विषय है। और सबसे विशिष्ट चित्रण इसमें रस्सा खींचना, जिसमें दिखाया गया कि 7 मानव करते हैं एक साथ किसी वस्तु को खींचते हुए दिखाए गए हैं दोस्तों। तो डॉक्टर मठपाल इसे पशुचारण, पालतू पशुओं के झुंड को हाँकना या खींच कर ले जाना मानते हैं। कि डॉक्टर मठपाल जी जो हैं हमारे इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि ये पालतू पशुओं को झुंड में हाँकना या खींच कर कहीं ले जा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो शायद हो सकता है दोस्तों यहीं से पशुपालन से क्या हुआ, खिर्च की शुरुआत हुई हो दोस्तों, ऐसा संकेत माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बताइए ये भी दोस्तों उसी बेल्ट पर है पेड़साल। खोजकर्ता डॉक्टर यशोधर मठपाल हैं। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं अल्मोड़ा जनपद की गुफाएं। इसकी खोज कब हुई दोस्तों? 1989 में हुई। कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर पेड़साल गांव के निकट कफ्फरखोट स्वाल नदी घाटी के पास पिदु लखुडियार से लगभग 2 ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों पेड़साल में जो शैलाश्रय मिले हैं, हमें जो गुफाएं मिली हैं, मुख्य रूप से 2 शैलाश्रय में मिले हैं। और इन शैलाश्रयों में स्थानीय पत्थर निकालने वालों ने अज्ञातवश काफ़ी यहाँ पर नुकसान पहुँचा दिया है। इन शैलाश्रयों को काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है जो स्थानीय पत्थर निकालने वाले जो लोग होते हैं। यहाँ की मुख्य विषय वस्तु जो भी समझ में आई है दोस्तों, जो भी हमें मिला है, तो उसमें सामाजिक नृत्य करते हुए चित्र बने हुए हैं और कुछ अनुष्ठानिक गतिविधियाँ करते हुए लोगों को दिखाया गया है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो कुछ अनुष्ठानिक गतिविधि कर रहे हैं। तो डॉक्टर मठपाल के अनुसार शैल चित्रों में मानव आकृतियों के समूह में एक कतार में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नृत्य करने वाले कुछ आकृतियां मुखौटे और लंबा चोला पहने हुए हैं। और मानव आकृतियों में कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? कत्थई रंग का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चित्र बहुत ही धूमिल हैं, चित्र बहुत ही धुंधले पड़ गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ की पेड़साल में कि यहाँ पर एक लंबी डॉल्मेन प्रकार की आकृति मिली है। तो उस समय अपने महापाषाण का मतलब क्या होता थी कि किसी जब इंसान की मृत्यु होती तो उसको दफना दिया जाता था और एक इधर बगल और ऊपर से पत्थर लगा के मेज की आकृति जैसी बना दी जाती थी सावधान में। तो
ये चीज़ दोस्तों वहाँ पर मिली है, पेटशाला मिली है। एक लंबी डोलन प्रकार की आकृति यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों इसका भी कई रूप होते हैं, बाद में हम चर्चा करेंगे, भारत के प्राचीन इतिहास में इसका डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जो गुफा है दोस्तों, अगली गुफा है हटवाल घोड़ा शैलाश्रय। खोजकर्ता कौन है दोस्तों के? डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद जोशी, वही दोस्तों जो हम पहले पढ़े थे, जिन्होंने लघुडियार गुफा की खोज की थी। खोज वर्ष कब है दोस्तों? 1998। भौगोल स्थिति का है, लखुडियार से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, लखुडियार के बिल्कुल पास ही में है। रास्ता वही है, मैप रूट वही है, और जो NH है 309A ही है दोस्तों। ये गुफाएं सब आसपास ही उसी बेल्ट पर हैं। उसके बाद मुख्य चित्र दोस्तों, सिंगों का मुखौटा पहने हुए मानव और वृक्ष, जिसको हम सांड अब बैल आप जानते होंगे, और कम मार्क्स यहाँ पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों। क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ से? कम मार्क। कम मार्क हम ओखली भी कहते हैं दोस्तों, हम पहले भी हमने बात की। कम मार्क क्या होते हैं? किसी पत्थर शिला में जो गहरे गड्ढे जैसी आकृति होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कम मार्ग बोलते हैं, जो आदि मानव बनाया करते थे। लुएथाप, इस पर दोस्तों व्यापक शोध कार्य डॉक्टर यशोदा मठपाल ने किया है। कब किया है दोस्तों? इन्होंने 1989 में किया है। यहाँ पर एक कम मार्ग का दृश्य है, और लुएथाप में लुए, पहाड़ी भाषा में करते हैं कि लुए निकाल दूंगा मैं तेरी, तो लुए में लाल, तो लुए से ही बना है लाल रंग। तो लुए का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लाल रंग। अब भौगोलिक स्थिति कहाँ है इसकी, लुएथाप की? यह शहर सैल नदी की घाटी पर है। सैल नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है कि बहुत कम बच्चों को इसकी जानकारी होगी कि यह जो शैलाश्रय है लुएथाप जो है, ये सैल नदी घाटी पर है, और अलवार बिनसर मोटर मार्ग और दिना पानी नामक स्थान से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद जो निकटतम नदी सैल नदी है। तो लुएथाप में लुए का अर्थ खून होता है, तो थाप का अर्थ हथेली की थाप, हथेली की थाप होता है, तो लुएथाप। तो उस तरह उसी के नाम पर इसका नाम लुएथाप पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो लाल रंग के मिले। लाल रंग की प्रधानता है यहाँ की चित्रों में, किसकी प्रधानता है? लाल रंगों की प्रधानता है दोस्तों। तो शैलाश्रयों की संख्या लुएथाप में जो दोस्तों 3 मिली है। शैलाश्रय में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा? लुएथाप पड़ा। मुख्य विषय है दोस्तों सामूहिक नृत्य, हाथ में हाथ डालकर शिकार दृश्य करते हुए यहाँ पर दृश्य देखे, और यहाँ पर ओखली नुमा कम मार्क्स भी यहाँ पर दोस्तों लुएथाप में पाए गए हैं। लाल रंग के जो मानव समूह को नृत्य करते देखा है, कभी आप लुएथाप की छत में भी देखोगे तो वहाँ पर भी उसकी छत अगल बगल में लोगों को क्या दिखाया गया है? लाल रंग के चित्र बने हैं और मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों धन्यवाद, यह था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप किस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्मोड़ा भाग 3। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड के साथ और हम जानेंगे उत्तराखंड के इतिहास की एक रहस्यमय ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। अल्मोड़ा में कुछ जनपदें, अभी गुफाओं में कुछ चीज़ें छूटी हैं दोस्तों, जिसको हम भाग 3 में कवर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।